वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। हरिद्वार महाकुंभ में गीता कुटीर आश्रम में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 20 लोगों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। गीता कुटीर आश्रम को सील कर दिया गया है। यह आश्रम भूपत वाला इलाके में स्थित है। तो हरिद्वार महाकुंभ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गीता कुटीर आश्रम जहां पर 20 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गीता कुटीर आश्रम को सील कर दिया गया है। यह आश्रम भूपत वाला इलाके में स्थित है। तो वहीं टिहरी के ताज होटल में अभी तक 83 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दूसरे लोगों की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। होटल ताज में 203 लोगों के सैंपल लिए गए थे। कोरोना संक्रमितों में ताज के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें ऋषि लोग कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए सीएमओ ने प्रशासन को लेटर भेजा है, जिसमें डीएम स्तर पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजेशन के बाद ताज में नया स्टाफ भेज दिया गया है। जो है इस समय 209 लोगों का हम आरटीपीसीआर ले चुके हैं, जिसमें से कि हमारे पास 83 जो है हमारे पॉजिटिव आए हैं आरटीपीसीआर में। और उसके लिए हमने प्रशासन को लिख दिया है कि यहाँ पर इस तरह से केसेस आए हुए हैं। तो अभी तो जो वहाँ पर के केसेस थे वो ऋषिलोक में 76 लोगों को तो ऋषिलोक में हमने शिफ्ट कर दिया है, और 6 लोग जो है वहाँ पर होम आइसोलेशन में हैं अपने। कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से मेला प्रशासन की चिंता बढ़ चुकी है। पहले ताज होटल और फिर गीता कुटीर आश्रम में बड़ी संख्या में कोरोना के पेशेंट्स मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दोनों ही हॉटस्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है। जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध लक्षण हैं, उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनका टेस्ट जरूर कराया जाएगा। जिस तरह से ऋषिकेश में और देहरादून के हरिपुर कला क्षेत्र जो हरिद्वार के हमारे सब सरोवर मार्ग पर स्थित है, वहाँ पर जो केसेस मिले हैं वो निश्चित रूप से चिंता बढ़ाते हैं हमारी। तो इसमें हमारा जो प्लान है वो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका हमारी जो थर्मल स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली हो और सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क सभी लोग लगाएं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि महाकुंभ में कोविड संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां कर ली हैं। मेला अस्पताल जनरल हॉस्पिटल के अलावा 550 बेड के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल ने काम करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में 45 के करीब वेंटिलेटर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके साथ ही इसके अलावा कुंभ क्षेत्र वाले जिलों टिहरी, पौड़ी और देहरादून के डीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन जिलों में अतिरिक्त आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मेजर्स लेने थे वो हमने लगातार लिए। हमारे द्वारा वहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिसको ऑलमोस्ट 500-550 के आसपास बेड्स है। हमने वहाँ 40-50 वेंटिलेटर्स भी अपने क्रिएट कर लिए हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा जो मेला हॉस्पिटल है वो लगातार फंक्शनिंग है। उसने काफ़ी अच्छा काम पूरे कोविड में किया है। वहाँ पर भी हमारे पास आईसीयू इत्यादि मौजूद है। साथ ही साथ हमारे स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए गए जनरल हॉस्पिटल्स के रूप में, जो हमारे जितने भी डिवोटीज़ आएंगे उनकी सेवा के लिए, तो करीब हमारे पास 500-600 रूम उसमें भी उपलब्ध है। उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव केसों का आंकड़ा अब तक 1 लाख के पार हो चुका है। बीते 24 घंटे में 128 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में 48, उधम सिंह नगर में 22 तो हरिद्वार में 20 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में आज एक और इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सरस्वती मार्ग के पास लक्ष्मण चौक एरिया में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेगी को खांसी की शिकायत हुई, जिसके बाद बेस अस्पताल कोटद्वार में उनका कोविड-19 टेस्ट कराए गए, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। पूर्व मंत्री देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना की चपेट में आए हैं। हरीश रावत में कोरोना संक्रमित होने से पहले कोटद्वार पहुंचे थे। उनकी सुरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात हुई थी। वहीं पूर्व मंत्री के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों के भी अब कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हरीश रावत भी से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये भी पॉजिटिव केस आए हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने करी है। तो उसमें जो है उसी की वजह से, एक तो अवेयरनेस की वजह से भी बढ़ी है संख्या, और मेरे ख्याल से सेकंड लेयर आ रही है, तो इसलिए भी संख्या बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नान को देखते हुए हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन जगहों पर कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही आने दिया जाए। दूसरी ओर उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन ने सभी सीएमओ और जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सचिव अमित नेगी का कहना है कि सभी को टेस्टिंग बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमारे नंबर ऑफ केसेस थोड़ा सा बढ़ गए हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा हमारे समस्त जिलाधिकारियों को और चिकित्सा विभाग को डायरेक्शंस चले गए कि जो हमारी पूर्व की व्यवस्था थी जिसमें हम लोग एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट मैकेनिज्म पे हम लोग चल रहे थे। सो हम लोग अपनी टेस्टिंग दोबारा काफ़ी हम लोग अब बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो प्रोसेस भी पूरा इनिशिएट हो रहा है और जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है पूरा हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड जितने हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको डायरेक्शन चले गए हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं सल्ट उपचुनाव की। सल्ट उपचुनाव के रण का बिगुल फूंक चुका है। आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई सल्ट सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति लोगों में उपजी सहानुभूति को पार्टी कैश करना चाह रही है। इसलिए सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना पर दांव लगाया गया। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का जो योगदान है, जो उनका समर्पण रहा है अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी। नहीं, चुनाव तो हमारे स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना जी के कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग भी चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। कांग्रेस को भी इस उपचुनाव की गंभीरता का पता है, इसलिए वो भी इस चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपनी 2017 की प्रत्याशी गंगा पंचौली में अपना विश्वास बनाए रखा। कांग्रेस को भरोसा है कि गंगा की अच्छी छवि उन्हें इस उपचुनाव की वैतरणी को पार लगाने में मददगार साबित होगी। चाहे उपचुनाव हो चाहे जनरल चुनाव हो, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और हम हर समय हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज उपचुनाव हो रहा है, हम इस उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ करके जीतने का काम करेंगे। जीत है कांग्रेस पार्टी की, 100% हम सीट को जीत रहे हैं। सर कोई सिंपैथी वोट नहीं पड़ेगा, सिंपैथी वोट उनको क्यों पड़ेगा? वो तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सिंपैथी होती तो बेटे से होती या बीवी से होती, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे। तो सिंपैथी वोट तो मेरे पक्ष में है क्योंकि मैं पिछले साल बहुत कम वोटों से हारी हुई हूँ। 2022 से पहले सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि उपचुनाव की जीत आने वाले विधानसभा चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए सल्ट से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। सल्ट विधानसभा का उपचुनाव कराना प्रशासन के लिए इतना आसान भी नहीं है। 3 तहसीलों में बटी सल्ट विधानसभा में 11 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को 5 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी पड़ेगी। सल्ट विधानसभा में सबसे दूरी पर खड़िक डांग मतदान केंद्र है, जो सड़क से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मतदान केंद्र में कुल 790 वोटर्स हैं। जो हमारा दूरस्थ केंद्र है वो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय खड़िक डांग में है, जो लगभग हमारा 9 से 10 किलोमीटर पैदल दूरी पे है। कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे भी हम लोग पूरा एक तरह से बिना किसी व्यवधान के हम लोग सुचारुपूर्ण तरीके से मतदान करा सकें। सल्ट में तो बीजेपी उपचुनाव का आगाज कर चुकी है, लेकिन उसके लिए चुनौतियां अभी बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती है अगले 6 महीने के भीतर सीएम को चुनाव लड़वाना। सुरक्षित सीट कौन सी हो, पार्टी के भीतर इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है।
सांसद से सीएम बने तीरथ सिंह रावत को अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव जीत कर आना होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम सल्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो संभावनाएं भी अब समाप्त हो गई हैं। लिहाजा अब सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस सल्ट पर है। सीएम कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिएगा। फिलहाल तो निशाना सल्ट है। हम सल्ट पे सभी कार्यकर्ता वहाँ पर जा रहे हैं, मैं खुद वहाँ पर जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी लड़ेंगे कोई न कोई दिक्कत आने वाला नहीं है और विजयी होंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी सीएम के लिए ऐसी सुरक्षित सीट ढूंढ रही है जहां उसे ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। विधायक महेंद्र भट्ट और हरक सिंह रावत पहले ही सीट छोड़ने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन दोनों ही जगह पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ही कोई सुरक्षित सीट तलाशी जा रही है। अभी देखिए, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, अभी समय है, क्योंकि ये लगा लो कि 6 महीने के अंतराल में चुनाव होना है मुख्यमंत्री जी का। और अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी आए हैं कि जो अपनी सीट को छोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव होना है तो साथ साथ विधानसभा का भी होना है। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत सारे हमारे माननीय विधायक हैं जो स्वेच्छा से अपनी सीट को छोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी के पास समय और सीट दोनों की ही ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सितंबर से पहले उसे सीएम को चुनाव जिताकर लाना होगा, यानी सल्ट से पार पाते ही एक और उपचुनाव जिसमें हार की कोई जगह नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रपुर के बागवाला गांव में किराए के मकान में रह रहे एक परिवार की 5 साल की मासूम बच्ची को मकान मालिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। होली का रंग फर्श पर गिरने से नाराज मकान मालिक दीपक जैन ने पिस्टल से पहले 2 राउंड नीचे फायरिंग की, जिसके बाद उसके द्वारा मासूम पर फायर झोंक दिया गया। गोली उसके होंठ को छूती हुई निकल गई, जिस कारण बच्ची जख्मी हो गई। आनंद फानन में परिजनों से 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ पर उसकी हालत अब बेहतर बनी हुई है। अच्छा, मेरे ये बच्चे मेरे पास में खड़े थे। फिर हाँ, तो वो ऐसा कह रहे हैं मार दूंगा। तो पहले तो 2 नीचे चलाए, तीसरा देर में इसके चला दिया। कैसे चलाए थे? ऐसे चलाए। अच्छा, गोली चलाई थी? हाँ, गोली चलाई। फिर क्या करा आपने? तो मैं डॉक्टर के पास लेकर भाग। हाँ, बागवाला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची को गोली लगने का प्रकरण सामने आया और जैसा अभी बच्ची के पेरेंट्स से बात करके पता चल रहा है कि होली की वजह से जो गंदगी हो गई थी उसमें जो मकान मालिक है उसने ऑब्जेक्शन दिया था और उसी के रिएक्शन में उसने गोली चलाई थी। तो अब इसको देखा जा रहा है, मामले को पुलिस के संज्ञान में आ गया, इस पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के रानीपुर इलाके के ब्रह्मपुरी में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग की लपटें उठने लगी और इस आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलस गई। आग लगने से कमरे में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने पानी से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई ये आग लगी है, सिलेंडर में आग लगी है, आप तुरंत पहुंचो। हमारी यूनिट तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंची। हमारे पहुंचने से पूरे जो किचन का सामान जलकर ख़त्म हो गया था और इसमें आंशिक रूप से एक बालिका झुलसी है। उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों के पास से 33 ग्राम स्मैक भी बरामद किए। दोनों युवक स्मैक बरेली से लेकर आए थे। इसमें एक युवक पिछले 3 साल से स्मैक की तस्करी कर रहा था। दोनों ही युवकों को जेल भेज दिया गया है। इसके पीछे हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, जिसमें कि थाना इंचार्ज ने बहुत अच्छा काम किया और एसओजी के ओसाफ कांस्टेबल ने इसके सारे सर्विलांस के माध्यम से इसकी सारे हाइड आउट की जानकारी की और होली की एक दिन पहले इसे गिरफ्तार किया और इसे जेल भेजा गया है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट। फायर सीजन के लिहाज से अप्रैल, मई और जून का महीना अभी सामने है, लेकिन मार्च जाते जाते तक फॉरेस्ट फायर जितना तांडव मचा चुकी है उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। इस आग से अभी तक पौड़ी के पैठाणी में फॉरेस्ट गार्ड व अल्मोड़ा में खेतों तक पहुंची आग की चपेट में आकर सास और बहू की मौत हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं।
1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। करीब 25,000 पौध और 9,000 पेड़ आग की भेंट चढ़ चुके हैं। न मौसम में परिवर्तन हुआ और न ही आग के तांडव में प्रदेश के हर कोने में जंगल धधक रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, लगभग 1040 हेक्टेयर एरिया हमारा प्रभावित हो चुका है और टोटल जो नंबर ऑफ फायर हैं वो 802 हमारी पूरे प्रदेश में हो चुकी हैं, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में 471 हैं, 311 कुमाऊं क्षेत्र में हैं और वाइल्ड लाइफ में भी हमारी आग लगती है, 20 उसमें है। वन विभाग अब अप्रैल, मई और जून की तैयारियों में जुटा है। करीब 6000 फायर वाटर हायर किए गए। अप्रैल के महीने में 10,000 वन प्रहरी भी मैदान में उतार दिए जाएंगे। ड्रोन चलाने के लिए वन कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा अगले हफ्ते तक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए जाएंगे। और ये हमारा ट्रेनिंग ड्रोन है, जिसके माध्यम से हम ट्रेनिंग जगह जगह दे रहे हैं। तो ड्रोन फोर्स को भी हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, जिससे जहाँ जहाँ फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती हैं उनको हम ड्रोन के माध्यम से देख सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें, रिसोर्सेज वहाँ डिप्लॉयमेंट कर सकें और आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी लेने के लिए सहमति प्राप्त हो चुकी है। जंगलों की इस आग पर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी अपनी चिंता जता चुके हैं। पहली बार सर्दियों में जंगल धधके तो वन विभाग को भी अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ना पड़ा और अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। महाकुंभ के बाद उत्तराखंड पुलिस में एसआई और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश भरने का कहना है कि कुंभ के बाद एसआई के 167 पद और पुलिस कांस्टेबल के करीब 2000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पुलिस मुख्यालय की हरिद्वार कुंभ से पहले भर्ती पूरी करने की योजना थी, लेकिन शासन की ओर से अनुमति न मिलने की वजह से और उसके बाद कोरोना संक्रमण के चलते प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अभी कुंभ मेला समाप्ति पश्चात तुरंत ही वो करीब 2000 पदों पर कांस्टेबल की सीधी भर्ती आएगी और उसके साथ ही करीब 150 पदों पर वो सब इंस्पेक्टर्स, जिसमें पीएसी और एंट और फायरमैन ये भी है सब इंस्पेक्टर्स के, उसकी भी भर्ती, सीधी भर्ती जल्द ही उसमें आने वाली है। भारत चीन सीमा से लगे माणा पास को जोड़ने वाली सड़क पर सर्दियों में बर्फबारी के चलते जहां भारी भरकम ग्लेशियर आने के चलते सड़क बंद हो गई थी, तो वहीं सीमा तक सड़क का जिम्मा संभाले बीआरओ के जवानों ने इन दिनों यहां सड़क से ग्लेशियर हटाने का काम शुरू किया हुआ है। बीआरओ को यहां माणा पास से पहले पहलवान नाले के पास आए भारी भरकम ग्लेशियर को काटने में मशक्कत करनी पड़ रही है। केदारनाथ आपदा को बीते भले ही 8 साल गुजर चुके हों, लेकिन आपदा के दौरान तबाह हुआ गौरीकुंड के गर्मकुंड का पुनर्निर्माण नहीं हुआ, जिसके बाद गौरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर एक कच्चा तप्त कुंड तैयार किया है, जो लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे आने वाले यात्रा सीजन में अब यात्री कुंड में स्नान कर सकेंगे। गौरीकुंड में स्नान के बाद ही भक्तों के केदारनाथ यात्रा पर जाने की परंपरा है, लेकिन आपदा के समय तप्त कुंड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।